बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अपने इल्मी ऑर्बिट में सेकंड ईयर की केमिस्ट्री से स्टार्ट ले रहे हैं और इसका हमारा पहला लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 7, हम उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट जो है वो किया जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे यहाँ पर आपके सामने नज़र आ रहा है, इट इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। तो मेजर कंपोनेंट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है, लेकिन इसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन वगैरह भी इसमें शामिल होते हैं। कार्बन के बाद सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। इसकी वजह से हम इसकी डेफिनेशन में इसी चीज़ को लेकर आ रहे हैं, इट्स अ स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो तादाद है वो अगर हम इनको इनऑर्गेनिक के कंपाउंड की तादाद के साथ कंपेयर करें तो इस अकेले कार्बन के कंपाउंड की तादाद मिलियन टाइम, ट्रिलियन टाइम जो है वो ज़्यादा है। अब इसकी क्या वजह है कि इस कार्बन के कंपाउंड इनकी तादाद इतनी क्यों ज़्यादा है? इसकी दो मेजर वजूहात हैं। एक इसकी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की और एक इसकी प्रॉपर्टी आइसोमरिज्म की। इसके अलावा भी और प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन ये दो मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से इनकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कैटिनेशन में हम ये देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में कार्बन मिलाप की वजह से स्टेट चेन भी बन जाते हैं, ब्रांचें भी बन जाती हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बन जाते हैं। आइसोमरिज्म में एक मोलेकुलर फार्मूला तो वही रहता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो वो चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से उनके कंपाउंड जो वो बदलते रहते हैं। लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसको एज ए सेपरेट ब्रांच के तौर पर डील किया जाता है। इसके अलावा भी ये हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हमारी अपनी डेली लाइफ में इनका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। इस वजह से भी हम इसको एज ए सेपरेट ब्रांच के तौर पर डील करते हैं। तो हम बजाय इसके केस डिटेल में जाएं, हम ये देखते हैं कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्ट्रक्चरल फार्मूला का सहारा लेते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्ट्रक्चर फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आपको इल्म है, फार्मूला एम्पिरिकल होता है, मोलेकुलर होता है, स्ट्रक्चरल होता है। एम्पिरिकल में हम सिंपल रेशो डील करते हैं, मोलेकुलर में डेफिनेट रेशो और स्ट्रक्चर में हम अरेंजमेंट। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस स्ट्रक्चर फार्मूला के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए हमें फॉलोइंग वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना पड़ता है। पहले हम उन वैलेंसीज को देख लेते हैं, वो कौन कौन सी वैलेंसीज हैं जिनको हमें सेटिस्फाई करना होगा। कार्बन की वैलेंसी को हमने 4 रखना होता है, हाइड्रोजन को 1, ऑक्सीजन को 2, नाइट्रोजन को 3, सल्फर को 2, 4, 6, फास्फोरस को 3 और 5, हैलोजन को 1। अगर हम इन वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर लेते हैं तो हम स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो लिख सकते हैं। मसलन
सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ये कार्बन की 4 वैलेंसी यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसके राउंड अबाउट हैं, और इसकी ये प्रॉपर्टी है कि अपनी चारों बॉन्ड जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन। यानी इधर भी हम हाइड्रोजन लगा दें, इधर भी हाइड्रोजन लगा दें, इधर भी हाइड्रोजन लगा दें, इधर भी हाइड्रोजन लगा दें, तो ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बन जाता है। अब कैटिनेशन के प्रोसेस से जब इसको हम गुजारते हैं तो क्या होता है कि हम इस हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पर एक और कार्बन जब लगा देते हैं। अब यहाँ पर बजाय इसके कि हम हाइड्रोजन लगाएं, हम एक और कार्बन लगाकर उसके चारों इसी तरह इलेक्ट्रॉन जब लेकर इसके साथ उसी तरह हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब ये दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये ज़हन में रखना है कि जितने कार्बन बॉन्ड बना रहा है वो ही उसकी वैलेंसी है। अब यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी है, हाइड्रोजन की 1, और इसको हम यूं इस तरह से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, यूं इसको हम यूं रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से ये जो है वो लंबी से लंबी चेन जो है वो बनती चली जाती है, यूं। अब अगला कार्बन, इस हाइड्रोजन को रिमूव करें, एक और कार्बन लगा दें। इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, ऑक्सीजन लगा दें। ऑक्सीजन के एटम उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4, ये 5, और इधर ये 6 जो आ जाएगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ बन गया। अब देखिएगा ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड जो है वो बनाए हैं, लिहाजा उसकी वैलेंसी 2। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन को देखना चाहें, मसलन ये, तो ये हम नाइट्रोजन लगा दें। अब नाइट्रोजन के एटम्स में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 और ये 5, एक कार्बन को इधर मिल रहा है, तो इधर हाइड्रोजन साथ लग गया। तो इस तरह से अब देखिएगा नाइट्रोजन 3 बॉन्ड जो है वो बना लिए, 3 वैलेंसी शो कर ली। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा आपके सामने, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। सारी बात होगी इसका लिखना, अगर ये प्रोसेस जो होगा वो चलता जाएगा तो ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो होंगे बनेंगे, उनको रिप्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम इसको कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं। अब कंडेंस फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, वैलेंसी हमने वही सेटिस्फाई करनी है, लेकिन उसको ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ करके लिखते हैं। मसलन ये देखिए CH3 CH2 CH3, हमने उसको कंडेंस कर लिया। अब कार्बन ने 4 ही बॉन्ड बनाए, एक ये बॉन्ड, एक 3, 4 वैलेंसी। यहाँ पर भी 1 1 2 और 2 हाइड्रोजन, 4 वैलेंसी, 3 और 1, 4 वैलेंसी। इसी तरह ये हम यहाँ पर ब्रांच बना सकते हैं। अब देखिएगा हर जगह पर वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। अगर हम ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस तरह से जब हम इस स्ट्रक्चर फार्मूला को कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इससे हमारे लिए जो है स्ट्रक्चर को लिखना ज़रा आसान हो जाएगा। अब
ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा गया है, इसको हम आगे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं ओपन, पहले नॉर्मल और स्ट्रेट चेन, और इधर आपके पास आ जाता है ब्रांच्ड। मसलन आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH2 CH3, ये स्ट्रेट चेन है। अगर हम इसके इंटरनल कार्बन से एक हाइड्रोजन या दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और वहां पर भी हम कोई कार्बन लगा दें तो ये ब्रांच बन जाती है, जैसे ये। तो इस तरह से जरूरी नहीं कि एक ही हम हाइड्रोजन को मूव करें, आप एक से ज्यादा जगह पर भी हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, ब्रांच बन जाती है। आप यहां से हाइड्रोजन को मूव करके यहां पर ब्रांच लगा लें, तो इस तरह से ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। अब अगर हम आपसे ये कहें कि आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है, मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ CH3 CH2 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 CH, ऐसे कर लेते हैं CH3। तो क्या आप इसके बारे में क्या समझेंगे कि ये ब्रांच स्ट्रक्चर कि ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है? तो देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई ब्रांच स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ये स्ट्रेट चेन है, यानी नॉर्मल स्ट्रक्चर है। तो फर्क कैसे जाना जाएगा? अगर हम सिर्फ खाली हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो फिर उसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें नॉर्मल या स्ट्रेट चेन वो होगा जिसमें टर्मिनल कार्बन पर 3 हाइड्रोजन और जो इंटरनल कार्बन होंगे वहां पर 2 हाइड्रोजन है, चाहे वो जिस मर्जी फॉर्म में आ जाए, ऐसे स्टेप्स बन जाएं, ऐसे साइक्लिक फॉर्म में आ जाएं, लेकिन टर्मिनल पर 3 और इंटरनल पर 2। लेकिन अगर ऐसा हो टर्मिनल पर 3 और किसी एक कार्बन या एक से ज्यादा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन की तादाद इंटरनल कार्बन में 2 ना रहे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन 0 हो गया, तो उस सूरत में हम इसको ब्रांच स्ट्रक्चर का नाम देंगे। ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर है ये फिर फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक को हम कहते हैं आइसो और एक को बोला जाता है न्यू। ये दोनों ब्रांच स्ट्रक्चर हैं। फर्क इनमें क्या है कि आइसो में लाजमी तौर पर चेन के एंड के ऊपर ये स्ट्रक्चर आना चाहिए, ये वाला स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर को हम आइसो का नाम देंगे। आगे कोई और भी ब्रांच हो सकती है लाइक दिस।
लेकिन जो एक साइड है वन टर्मिनल एंड, उस पर लाजमी तौर पर ये स्ट्रक्चर यानी ये हिस्सा जो है वो आना चाहिए। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे आइसो का। न्यू इसमें सिर्फ 2 ब्रांचें होंगी, यानी ओनली 2 branches on single carbon and that carbon must be next to the terminal carbon। दो ब्रांचें हों, इसके अलावा कोई और ब्रांच ना हो, और वो दोनों ब्रांचें एक ही कार्बन पर हों, और वो कार्बन नेक्स्ट टू टर्मिनल कार्बन यानी एक एंड से दूसरे कार्बन पर। जैसे ये आपके पास स्ट्रक्चर है, अब देखिएगा इसमें 2 ब्रांचेस हैं, सिंगल कार्बन पर है और वो कार्बन नेक्स्ट टू टर्मिनल कार्बन है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो होगा उसको हम न्यू कहेंगे। अगर इससे ज़्यादा ब्रांचें आ जाती हैं, जैसे इस स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रही हैं, इस स्ट्रक्चर में नो डाउट यहाँ पर भी ऐसा ही है कि एक इस कार्बन पर 2 ब्रांचेस हैं और वो कार्बन नेक्स्ट टू टर्मिनल कार्बन है, लेकिन आगे यहाँ पर एक और ब्रांच भी आ गई है। अब चूंकि और ब्रांच आ गई है, लिहाजा अब ये स्ट्रक्चर जो है वो न्यू नहीं रहा, ये आइसो हो गया। तो टर्मिनल में लाजमी तौर पर एक कार्बन पर 2 ब्रांचेज होंगी और वो कार्बन नेक्स्ट टर्मिनल कार्बन होगा। मतलब ये कि चेन के एक एंड पर लाजमी तौर पर ये स्ट्रक्चर होगा। यानी इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जो होंगे वो अटैच होंगे। आगे जितनी मर्जी भी चेन हो जाए, इसके अलावा कोई और ब्रांच जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम न्यू स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। आई होप कि आपको लोगों को आइसो और न्यू का पता चल गया होगा। ये जो मैंने डिस्कशन की है, असल में हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जब देखना चाहते हैं तो उस क्लासिफिकेशन में इन आइसो का, न्यू का, स्टेट चेन का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो आज हमने आप लोगों को पहले लेक्चर में सिर्फ इतना समझाया है कि स्ट्रक्चर फार्मूला क्या चीज़ है और इसकी टाइप जो हैं वो किस तरह की हैं। स्ट्रक्चर फार्मूले को लिखने के लिए किन किन वैलेंसीज को सेटिस्फाई किया जाता है। जब हम मज़ीद कोई एडवांस आगे निकलेंगे तो हम ये देखेंगे कि मज़ीद वैलेंसीज का आपको सहारा लेना पड़ेगा जब आप कंपाउंड लिखेंगे। ये आगे जाकर आपको काम आएगा, पर मैं अभी उसको थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। आगे जब आएगा तो फिर हम उसको दोबारा लिखेंगे। मसलन एलिमेंट, नंबर ऑफ बॉन्ड्स और वैलेंसी, सॉरी चार्ज। कार्बन अगर इसने 4 बॉन्ड बनाएंगे तो ये न्यूट्रल होगा। अगर इसने 3 बॉन्ड बनाएंगे तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो ये न्यूट्रल होगा, और अगर ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नाइट्रोजन अगर ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो ये न्यूट्रल होगा, और अगर इसने 4 बॉन्ड बना लिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फास्फोरस 3 और 5 बॉन्ड बनाएगा तो ये न्यूट्रल होगा, और अगर इसने 4 बॉन्ड बना लिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सल्फर अगर इसने 2, 4 और 6 बॉन्ड बनाए तो ये न्यूट्रल होगा। हैलोजन 1 बॉन्ड बनाएगा तो न्यूट्रल होगा, और अगर इसने मोर बॉन्ड बना लिए यानी 3, 5, 7 तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इसका इस्तेमाल इस टेबल का आगे जाकर बहुत ज़्यादा होगा। मैंने अभी से आपको इसके बारे में बता दिया है ताकि थोड़ा सा आपके ज़हन में रहे, पर जब इसकी ज़रूरत होगी तो हम इसको दोबारा जो है वो देख लेंगे। तो आज का ये हमारा लेक्चर था, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आई होप कि अगर आप ये लेक्चर सारे सुनेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बड़ी आसानी के साथ समझ सकेंगे। तो जब भी हम लेक्चर का इख्तिताम करेंगे तो इसमें एक अच्छी बात का इजाफा किया करेंगे, अच्छी बात आपको बताई जाएगी। तो आज की अच्छी बात यह है कि खैरात माल में इजाफा करती है। इसको आप लोगों ने याद रखना है। क्या है? खैरात माल में इजाफा करती है। और साथ साथ एक आपके लिए क्वेश्चन भी हुआ करेगा। तो आज का क्वेश्चन ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन लाज़िम मलज़ूम है। तो कोई 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड बताइए जिसमें हाइड्रोजन मौजूद ना हो। अगले लेक्चर में इसका जवाब आपको दे दिया जाएगा, लेकिन आप अपने कमेंट्स में इसके बारे में मुझे बताइएगा कि इसका जवाब जो है वो क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ होंगे।